नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और आज डिस्कस करेंगे 2009 पीजीटी के एग्जाम के 50 क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सूक्ष्म छोटी सी जानकारी आपको मैं दे देना चाहता हूं कि फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, साथ के साथ इस चैनल पर आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कंटेंट भी अवेलेबल कराया जाएगा। थोड़ा बाहर हूं, जैसे ही मैं लखनऊ पहुंचता हूं आपको मैं 3 दिन ये क्वेश्चन आंसर सीरीज होगी और 3 दिन आपको कंटेंट भी अवेलेबल कराए जाएंगे। तो किस लेवल के कंटेंट होंगे? फिलहाल जो साथी हमारे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या जिनका संबंध कहीं से भी एजुकेशन से है, उनके लिए ये चैनल और वो कंटेंट और ये क्वेश्चन आंसर सारे यूजफुल है, बहुत उपयोगी है। तो अगर आपका संबंध एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र विषय से कहीं से भी है तो आपके लिए चैनल उपयोगी है। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों को इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है और आप सभी के सहयोग का परिणाम है कि मैं दोबारा लगभग 8 से 9 महीने बाद, मैंने फिर से 10 महीने बाद फिर से चैनल को रीस्टार्ट करके पूरी तरीके से पुनर्जीवित करते हुए आपके सामने आ पाया हूँ। ये आप सभी का ही सहयोग है, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी हूँ। चलिए क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई? तो हैदराबाद में की गई, ठीक है, हैदराबाद में की गई, कोलकाता में की गई, आगरा में की गई या दिल्ली में की गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित किया गया था 1800 में और ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ खोला गया? कलकत्ता में खोला गया। हम सभी जानते हैं कि 1813 के आज्ञा पत्र में 1 लाख रुपए की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन के मद में कुछ पैसा आना शुरू हुआ। उससे पहले अंग्रेजों ने 1757 और 1764 प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात जब अंग्रेजों का काफी अधिक अधिकार भारत के क्षेत्रों पर हुआ तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को फॉर्मेशन में लाया और उस समय एजुकेशन फील्ड की अगर हम बात करें तो 3 नाम शुरू के हैं। पहला है कलकत्ता मदरसा। पहला कौन सा है? कलकत्ता मदरसा है। दूसरा कौन सा है? बनारस संस्कृत कॉलेज। और तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज। फिलहाल फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो अधिकारियों के लिए ही था, लेकिन फिर भी ये 3 खोले गए, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी के लिए। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में है। इसके 10 साल बाद 1791 में आपका बनारस संस्कृत कॉलेज है और तीसरा फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में है। ये 3 कॉलेज आप याद रखिए, आपको कई जगह पर ये पूछे जाएंगे, फर्स्ट पेपर में भी ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक, बौद्ध युग की बात हम लोग कर रहे हैं और बौद्ध युग में कौन सा संस्कार की बात हो रही है? तो बालक का एक संस्कार होता था जिसे क्या कहते थे? तो पवज्जा संस्कार कहते थे, उपनयन संस्कार कहते थे, परिणय संस्कार कहते थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं बौद्ध युग में पवज्जा और उपसंपदा संस्कार का उल्लेख है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर सवाल का जवाब हमारा ए होगा। दूसरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? समाज की नवीनतम मान्यताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के निर्धारण के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो संपूर्ण देश के लिए लागू हो और संपूर्ण शिक्षा पर ये बने, ऐसा कौन सा आयोग था जो देश की वर्तमान आवश्यकता और मान्यताओं पर आधारित था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, राधा कृष्णन आयोग आपका विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, कोठारी आयोग ही ऐसा था जो संपूर्ण शिक्षा से संबंधित था, चिकित्सा शिक्षा और विधिक शिक्षा को छोड़कर। मैंने पढ़ाया है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखने समझने का प्रयास किया भी है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, हुमायूं कबीर थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे या सरोजनी नायडू थी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे
और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाए जाने की पहल हुई। और ये शिक्षा दिवस कब से मनाया जाने लगा? तो वर्ष 2008 से शिक्षा दिवस मनाए जाने की बात कही गई है। ठीक है, 2008 से इसका प्रारंभ किया गया। किसके जन्मदिवस के अवसर पर? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निर्वाण प्राप्त करना किस शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? वैदिक कालीन, ब्राह्मण कालीन, बौद्ध कालीन और इस्लामी शिक्षा। तो निर्वाण की बात होगी तो हम बौद्ध शिक्षा की बात करेंगे। मोक्ष की बात होगी तो हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन। सबका एक ही है मोक्ष। कोई कहता है, कोई इसे कैवल्य कहता है, कोई इसे कैवल्य कहता है, कोई इसे निर्वाण कहता है, कोई इसे क्या कहता है? कोई इसे निजात कहता है। तो सभी प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्या, साविद्या या विमुक्ति, जो हमें सांसारिक बंधन या कह सकते हैं कि जन्म मरण का जो मोह है, इससे त्याग करके हम परमात्मा में लीन हो सकें, ऐसी ही सभी सद शिक्षा वही कहलाती है। तो वैदिक और ब्राह्मण कालीन या जो उपनिषदीय शिक्षा का जो सार है वो मोक्ष प्राप्ति का है। कैवल्य आप कह सकते हैं जैन धर्म में जैन शिक्षा का उद्देश्य है। और बौद्ध निर्वाण का प्रयोग सब मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग जैन दर्शन में किया गया है। मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग बौद्ध दर्शन में किया गया है। और मोक्ष के लिए ही निजात शब्द का प्रयोग इस्लामी दर्शन में किया गया है। तो यहाँ पर आप समझें, और ऐसे ही प्रश्न कभी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्पीयरमैन ने बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मैंने आपको पेपर सॉल्व कराए हैं। तीनों पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक खंड का सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, तीन खंड का और बहुखंड का। तो स्पीयरमैन साहब दो खंड के बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? ये इनकी अध्ययन में अरुचि होती है, सेवा भाव होता है, पर्यटन में रुचि होती है और मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमने आधार माना है उसे हम क्या जवाब देंगे? मानसिक तीव्रता की, मानसिक जो हमारा मेंटल प्रोसेस है सवाल का जवाब देने की, जो हमारे गिफ्टेड या जो गिफ्टेड चाइल्ड है उनकी विशेषता क्या है कि वो उनका जो मेंटल प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोग्राम्ड लर्निंग, अभिक्रमित अनुदेशन। अभी माने होता है कि फिलहाल तो अभी का मतलब स्वयं से है, क्रमित मतलब कोई ऐसी चीजें जो है जो स्वयं के द्वारा वेल अरेंज करके बनाई गई हैं। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाए या अभिक्रमित अध्ययन कहा जाए, दोनों का सवाल का जवाब एक ही होगा। ब्लूमसडेल, ग्लेसर, स्किनर और इनमें से कोई नहीं। तो अभिक्रमित अनुदेशन का फॉर्मेशन जो है वो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुवादन सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय संविधान में जनसंख्या नियंत्रण पहले रखा गया था। ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने अपने जो साथी हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे साथी हैं उनसे हमने सहयोग लेने का प्रयास किया, क्योंकि जो आपकी यूथ वगैरह की किताब है उसमें इस पहले जो ये शब्द है इससे हमें प्रश्न को पढ़ना है। भारतीय संविधान में जनसंख्या नियंत्रण पहले रखा गया था। पहले मतलब कि अब कब है और पहले क्या था? तो पहले जब हमारा भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ, भारतीय संविधान जब हमारा 1950 को लागू किया गया तो जनसंख्या नियंत्रण राज्य सूची में था। कहाँ था? इस बात को ध्यान से समझिए क्योंकि किताब में गलत है और मैंने इसीलिए इसको काफी डिस्कस किया है। यदि आपको भी चाहे तो अनेक जो पॉलिटिकल साइंस के साथी हैं जिनका संविधान में अच्छी जानकारी है उनसे पूछ सकते हैं। पहले कहाँ था? राज्य सूची में था। 42वें संविधान संशोधन के बाद 42वां संविधान संशोधन कब होगा? तो हमने आपको एक ट्रिक बताई है कैसे याद रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद इसे समवर्ती सूची में रखा गया। कहाँ रखा गया? इसे समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है। और तो अब जवाब क्या होगा आपका? पहले क्या रखा गया था? तो अगर प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में जनसंख्या नियंत्रण कहाँ रखा गया है, अगर ये पूछा जाए तो समवर्ती सूची, लेकिन पहले लगा है इसलिए हम इस प्रश्न का जवाब लगाएंगे जन स्वास्थ्य की राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो क्वेश्चन कहता है कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं, चलो देख लेते हैं भाई। दूरस्थ शिक्षा कौन सी शिक्षा को कहलाती है, तो दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जो छात्र को कोई स्थान देती है, यांत्रिक क्रिया समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है, शिक्षा को महत्व नहीं देती। तो आप सामान्य से ही इसको पढ़कर समझ लेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन में समय और स्थान की सीमाओं की कोई बाध्यता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कहता है, निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही डिस्टेंस एजुकेशन को रखा जा सकता है, जनसंचार निरौपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो जो हमारी निरौपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल जो हमारी एजुकेशन है, उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्रसार बढ़ाना है, सामुदायिक समन्वय है, सांस्कृतिक संरक्षण बिल्कुल है, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा का कोई खास उद्देश्य आर्थिक संचय या लाभ नहीं है, लोगों तक शिक्षा पहुंच सके, इसीलिए निरौपचारिक शिक्षा का फॉर्मेशन किया गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है, देखो मैंने आपको भी बताया साधन नहीं है, सिनेमा घर, शिक्षा विभाग, टीवी या परिवार। तो यहाँ पर जो सवाल का जवाब होगा, तो वैसे तो कक्षा की जो व्यवस्था है वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं रखी जाएगी, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर कौन से सवाल का जवाब लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्लासरूम एजुकेशन जो है वो इनफॉर्मल जो निरौपचारिक शिक्षा है वो उसमें प्रयोग नहीं होता, वो फॉर्मल एजुकेशन में, औपचारिक शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण, ठीक है, पा है ये प्रोजेक्टिव मेथड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं कि सर कुछ टर्म्स जो है इंग्लिश में भी प्रयोग करिए। तो प्रोजेक्टिव मेथड का हम जो प्रयोग करते हैं, कौन सी विधि प्रोजेक्टिव मेथड में आती है, तो प्रोजेक्टिव मेथड जो है हमारी मूल्यांकन विधि है क्या, कथाबोध विधि है क्या, साक्षात्कार विधि है क्या, और ये सभी। तो प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत कथाबोध विधि को रखा जाएगा, मूल्यांकन विधि के अंतर्गत साक्षात्कार विधि आती है, और मूल्यांकन साक्षात्कार विधि स्वयं में अपने आप में एक विधि है। तो फिलहाल प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत ये सभी भी सवाल का जवाब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सारा काम तो प्रोजेक्टिव मेथड में हम करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी इस सवाल का जवाब वैसे तो यूथ की किताब में दे रखा है ये सभी, ठीक है, लेकिन कथाबोध एकदम जो है स्पष्ट इसका आंसर होना चाहिए, ये सभी भी लगा सकते हैं, विकल्प के आधार पर हमें इस पर ध्यान देना होगा। किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, तो सरल सी बात है, केंद्रीय प्रवृत्ति की बात यहाँ पर हो रही है, और केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मान हैं, उनमें से जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, ठीक, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्यमान में सिग्मा एफएक्स का क्या अर्थ है, सिग्मा एफएक्स का क्या अर्थ है, तो सिग्मा एफएक्स का अर्थ क्या होता है, इसके विकल्प पर ध्यान दें। तो मध्यमान आवृत्ति एवं गुणनफल का योग, कुल आवृत्ति और माध्य। तो यहाँ पर वैसे तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन इसको थोड़ा और हम सही लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ये यहाँ पर एफ है उसको तो हम आवृत्ति कह देंगे, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है मध्य बिंदु, ठीक है। जब हम मीन निकालेंगे लॉन्ग मेथड के द्वारा, ठीक है, ये लॉन्ग मेथड का सिग्मा जो मीन का हमारा फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड, ठीक। तो ये सिग्मा एफएक्स अपान एन की जब बात आती है यहाँ पर, तो सिग्मा एफएक्स पूछा गया आपसे कि इसका अर्थ क्या होता है, तो सिग्मा एफएक्स के अंतर्गत जो हमारा वर्ग होता है सी आई, हमने हमारा एक होता है, एक हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, ये 2 चीज़ें हमें मिली होती हैं। तो जो हमारे 2 वर्ग सीमाएँ होती हैं, मान लीजिए 90 से 99 मिला हुआ है और इसकी फ्रिक्वेंसी 5 दी गई है, और हमें आगे सॉल्व करना है इसको, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम एक पॉइंट निकालते हैं एक्स, एक्स को क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु, किसका, वर्ग का मध्य बिंदु बोलते हैं, 90 से 99। तो फॉर्मूला होता है 90 और 99 को जोड़ करके 2 से अगर हम भाग दे देंगे तो जितना आएगा वो हमारा मध्य बिंदु यहाँ पर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 90, 91, 92, 93, ठीक, तो जाहिर सी बात है हमारे ख्याल से इसमें जो आपका क्या आ जाएगा 189, इसको जोड़ेंगे अगर हम 90 प्लस 99 तो हमारा कितना हो जाएगा, 9, 9 दूनी 18 है ना, 189/2, तो 2 9 18 और 2 चौको 8, तो 94.8
5 हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा, और अगला कॉलम हमारा बनता है f इंटू एक्स का, जहां पर हम 5 इंटू 94.5 को रखेंगे, और फिर जो वो जुड़कर आएगा उसे हम सम करेंगे, और यहाँ पर हमारा निकलेगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो ये जो मध्यमान में सिग्मा एफ एक्स का अर्थ क्या होता है, तो फॉर्मूला ये होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इसको हम लॉन्ग मेथड बोलते हैं, क्योंकि लॉन्ग मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो वर्ग की दोनों सीमाएं हैं, इनके दोनों का जो इसका मध्य बिंदु है, और इसके मध्य बिंदु, अब देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ 25 होती तो कैलकुलेशन और हाई हो जाता, इसलिए इसको हम लॉन्ग मेथड कहते हैं। तो ये सवाल उसी से संबंधित है। चलिए थोड़ा सा जब डिस्कशन की बात आती है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके। क्वेश्चन पेपर तो आपने कई बार सॉल्व किए होंगे। थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था, क्या प्रतिपादित किया था, सीखने में प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का, अनुक्रिया सिद्धांत का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक ने क्या प्रतिपादित किया था, हम सब जानते हैं, अंतर्दृष्टि कोहलर का है, अनुक्रिया का संबंध भी स्किनर से या इससे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सवाल का जवाब होगा इसके सीखने के ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की है। विद्यालय के संचालन के लिए क्या आवश्यक है, तो विद्यालय के संचालन के लिए विद्यालय संगठन आवश्यक है, प्रबंधन आवश्यक है, प्रशासन आवश्यक है, और ये सारी बातें आवश्यक हैं। पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण की के विचार सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो हम सभी जानते हैं कि जो 1835 तक जो हमारा समय रहा, ठीक है, 1853 तक का जो हमारा समय रहा, वो अंग्रेजी 1833 से 53 तक का समय अंग्रेजीकरण का युग कहा जाता है। उसके बाद हमारा जो 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया है, उसके बाद से व्यवस्थित विद्यालयी शिक्षा संरचना का विभाजन किया गया और पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण प्रतिपादित हुआ। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सवाल का जवाब होगा कि पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण का विचार सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो वुड के घोषणा पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभी हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, निजी विद्यालय के आय के स्रोत क्या है। ठीक, तो निजी विद्यालय के आय के स्रोत तो सबसे ज्यादा फीस ही है। ठीक, फिलहाल इसमें विकल्प पर आधार पर हम देखते हैं अक्षय विधि, उत्पादन, अनुदान, और ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, अच्छे परीक्षण की विशेषता फिर कौन कौन सी है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यक्तिनिष्ठता कहो इसको, या फिर इसको हम आत्मनिष्ठता भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिविटी। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिविटी। अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं और विश्वसनीयता, तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। आत्मनिष्ठता एक अच्छे परीक्षण का गुण नहीं है, या किसी भी परीक्षण का गुण नहीं है। ठीक है, व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति को कौन व्यक्त करता है, सभ्यता, पहनावा, संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति की आंतरिक मूल्य और विचारों से संबंधित बात संस्कृति के अंतर्गत आती है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि और तीव्र शहरीकरण का मापदंड है, किसके लिए, औद्योगिकरण के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, राजनीतिक उन्नति के लिए, आधुनिकरण के लिए। तो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति सामाजिक गतिशीलता की अगर हम बात करें तो आधुनिकरण के लिए इसे हम प्रयोग कर सकते हैं, ये हमारा एक मापदंड बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि है, कैसा है, परिकल्पना परीक्षण की एक विधि, इसमें परिकल्पना परीक्षण होता है, प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि बिल्कुल होता है, और इसमें वेरिएबल नियंत्रण होता है, चर नियंत्रण विधि बिल्कुल ये भी होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस सवाल का जवाब लगाएंगे कि जो हमारे प्रैक्टिकल मेथड है, प्रयोगात्मक विधि जो हमारी है, उस प्रयोगात्मक विधि के आधार पर में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक, यही पूछना है आपसे, बाकी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय पर्यावरण से संबंधित है, तो बुद्धि, शारीरिक वृद्धि, स्वभाव और ये सभी। तो फिलहाल हमारा जो रिसर्च है वो ये कहती है कि बालक के बुद्धि, शारीरिक विकास, इन सब पर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का बराबर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, बालक में कुंठा जन्म लेती है, बढ़िया प्रश्न है, बालक में कुंठा जन्म लेती है कब, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन की बात चल रही है कि कुंठा का जन्म कब होता है। अभिप्रेरकों के मध्य, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन सबका मतलब क्या है, तो पहले तो देखो, अभिप्रेरक, हमारे पास अभिप्रेरकों का संघर्ष, तो संघर्ष किस में होता है, हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के बीच में तो संघर्ष होगा। तो जब हमारे पास इसको हम ऐसे कहें कि टू गोल हो, या फिर
टू मोटिवेशंस हो। ठीक, यहाँ पर मैं अभी इसको मैं समझाऊंगा, परेशान मत हो। टू मोटिवेशन की बात हो रही है। ठीक, क्या है? प्रोत्साहन का अभाव। जाहिर सी बात जानते हैं कि हमारे पास अंदर से ऊर्जा नहीं आ पा रही और हमारे अंदर की कोई कमी है, ये भी एक कारण है, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प के आधार पर है। देखो, अभिप्रेरक कौन कौन सा है? जब दो गोल हैं, ठीक, वही हमें आकर्षित भी कर रहे हैं और हमें वो रिपल्सिव भी हैं, ठीक, दो में से एक चुनना है, तो अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप कुंठा का जन्म होता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है कि क्या करें क्या ना करें, परिवार भी देखना है और हमें पढ़ाई भी करनी है, अपनी उन्नति भी करनी है, अपनी जिम्मेदारियों का भी निभाना है, तो इन सब चीज़ों से फिर दिमाग खराब होता है और थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब हो जाता है ना, होता है ना। ठीक, तो इन सब के परिणाम स्वरूप क्या है? यहाँ तो बालक की बात हुई है, बालक कह दिए हैं, सबके ऊपर लागू होता है ये। शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तथ्यों का ज्ञान, तथ्यों की खोज, व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में सुधार। तो फिलहाल शिक्षा के आधार पर हम तो यहाँ पर बहुत सारे इसके अर्थ हैं, ज्ञान भी हो सकता है, खोज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम व्यवहार में परिवर्तन को लेकर चलते हैं। अधिगम की अगर हम बात करें, सीखने की बात करें, तो ये जवाब होगा। प्रकृति को लौटो। प्लेटो, रूसो, डीवी, कमेनियस सब जानते हो। ठीक है, किसका है? रूसो का ये सुझाव है, प्रकृति को लौटो। ठीक है, और वेदों की ओर लौटो, अपने दयानंद सरस्वती जी का। रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो है, रूसो है, डीवी है, कमेनियस है। तो हम सभी जानते हैं, पिछला क्वेश्चन भी पिछले पेपर में भी आया था कि रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो महोदय है। रूसो की कौन सी? एमिल है। जॉन डीवी की कई सारी पुस्तकें हैं, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और स्कूल एंड सोसाइटी, तमाम ऐसी किताबें हैं। कमेनियस की भी कई किताबें हैं जिनको पढ़ा जा सकता है। ये एक ऐसी डेफिनेशन अगली है 29 नंबर पर, जो बहुत बार पूछी गई, बहुत 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 बार पूछी गई। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये एकदम शिक्षा शास्त्र के कोई भी व्यक्ति है जिसको ये डेफिनेशन, दो तीन आदमी की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, गांधी जी की, विवेकानंद की, और हाँ, ये दो आदमी तो कम से कम याद रहे। तो किसकी है? अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये विवेकानंद की है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन हु टेल, तो हु सेड, तो ये होगा आपका जवाब, स्वामी विवेकानंद। मदन मोहन मालवीय 20 साल तक कुलपति। ठीक है, तो ये ला और पा का इनको हो गया दोष। ठीक है, कुलपति, ठीक, कुलपति रहे कहाँ के? एक अधिगम योग्यता है, इसे आगे पीछे कर देना। मदन मोहन मालवीय 20 वर्ष तक कुलपति रहे कहाँ के? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर, तो हम सभी जानते हैं बीएचयू के रहे हैं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी। और बीएचयू की स्थापना कब की गई थी? तो बीएचयू की स्थापना कब की गई थी? 1916 में इसे स्थापित किया गया है और इसके पीछे इसका प्रयास है, आप सभी जानते हैं। विद्यालय के कार्य होते हैं, संस्कृति का संरक्षण होता है, संस्कृति का परिष्करण होता है, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण होता है और उपयुक्त सभी। वैसे तो ये सभी जवाब होंगे, लेकिन अगर आप इनका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो संस्कृति का संरक्षण तो आप जानते होंगे, टू कंजर्व योर कल्चर एंड सोसाइटी। फिलहाल संस्कृति की बात हम कल्चर से करते हैं। अपने कल्चर को और परिष्करण का मतलब होता है रिफाइन करना और अच्छा करना, और संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, और समय के अनुसार जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारे मूल्यों में जो परिवर्तन की आवश्यकता है, उनका भी हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम दूरस्थ या मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में या चेन्नई में? तो हम सभी जानते हैं इंडिया का पहला जो डिस्टेंस एजुकेशन का ओपन यूनिवर्सिटी फॉर्म की गई, वो हमारे हैदराबाद में स्थापित की गई 22 अगस्त 1982। कब स्थापित की गई? 22 अगस्त 1982 को स्थापित की गई है। इसी के बाद इग्नू है, इसलिए इग्नू 2 नंबर पे आ जाती है, और वो दिल्ली में। ठीक, इसका नाम क्या था? BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। ठीक, वहां पर ये इस नाम से ये प्रचलित है। ओके, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अधिनियमित की अगर हम बात करें तो हमारी सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी जो अधिनियमित की गई है वो आपकी इग्नू है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात करता है? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत हम शिक्षा के साधन ही उपलब्ध कराते हैं, जो सहयोगी चीजें हैं एजुकेशन की, वो किस स्तर की बात है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और स्थिर शिक्षा। तो सभी जानते हो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्राथमिक शिक्षा के लिए संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? अविभाजित उत्तर प्रदेश में प्रथम कन्या गुरुकुल स्थापित किया गया। तो
अविभाजित उत्तर प्रदेश में हमारा उत्तराखंड भी आता था, तो देहरादून लिख दिया है, देहरादून, ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार कांगड़ी, ये भी गाँव होगा, हरिद्वार, देहरादून, गुरुकुल वृंदावन, आर्य कन्या, गुरुकुल कानपुर, ठीक। तो यहाँ पर ये बात होगी गुरुकुल कांगड़ी की, यहाँ पर बात होगी प्रथम कन्या गुरुकुल स्थापित किया गया गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार का। नकारात्मक शिक्षा देने किसकी? नेगेटिव एजुकेशन की बात रूसो करता है कि स्पेंसर करता है कि एडम्स करता है कि बेकन करता है? तो हम जानते हैं एक सामान्य सा प्रश्न है जिसे लगभग आप सभी जानते होंगे। तो नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन और बैक टू नेचर, ये सारे स्लोगन किसके हैं? रूसो के हैं, प्रकृतिवाद के हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी? शैक्षिक अवसरों की समानता की बात यहाँ पर जब आ रही है तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, नरेंद्र देव समिति और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल ये जवाब होना चाहिए कोठारी आयोग, लेकिन इसे लिखना चाहिए, सबसे अच्छी बात है इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहना चाहिए। इसको क्या कहना चाहिए? इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहना चाहिए, भारतीय शब्द नहीं लगाना चाहिए, ठीक। नेशनल एजुकेशन कमीशन है, राष्ट्रीय शिक्षा, इंडियन एजुकेशन कमीशन नहीं है ये, इसका नाम वास्तविक है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964, जिसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। अगर हम भारतीय शिक्षा आयोग की बात करेंगे तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 हंटर कमीशन है, ठीक है। इसलिए इसका नाम सही होना चाहिए, लिखने वाले जो भी लिखते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रयोजनवादी विचारधारा किसकी देन है? तो प्रयोजनवादी विचारधारा किसकी देन है भाई? तो रूसो की है, प्रकृतिवाद की, बटलर की है, बटलर भी यथार्थवाद की श्रेणी में आते हैं, प्लेटो की है, आदर्शवाद में आते हैं, जॉन डीवी की है, ये प्रयोजनवाद में आते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा कौन सी है? राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा निरक्षरता यानी लिटरेसी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सभी। तो राष्ट्रीय एकीकरण में ये सभी बातें हैं जो समस्या उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन है कोटेशन का है, भावनात्मक शिक्षा का, नोट्स में सारी चीजें उपलब्ध हैं आपको, ठीक है। ये बुक फॉर्म में आने पर आपको सस्ती पड़ेगी और आसानी से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। भावनात्मक एकता से मेरा अभिप्राय है हमारे विचारों और भावनाओं की एकता एवं प्रत्यक्षता की भावनाओं का दमन, इसे हम प्रत्यक्षता की भावना दम समाप्त करते हैं। तो महात्मा गांधी, इंदिरा जी या नेहरू जी या राजीव गांधी, तो ये जवाब होगा आपका जवाहरलाल नेहरू जी का, ये जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, अभी ऊपर भी बात हम लोगों ने कर ली, जॉन डीवी, ठीक है, जॉन डीवी, फ्रोबेल, रूसो या टैगोर? तो जॉन डीवी इसका सवाल का जवाब होगा। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का जो बुक है वो किसकी है? वो जॉन डीवी की है। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, साइकोलॉजी का प्रश्न है, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं, नासमझ कहते हैं, हाँ सबसे अच्छा जवाब तो है नासमझ। सीखने का पठार कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीखने का पठार, ठीक है। और ये सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ता है, इसीलिए इसे सीखने का पठार कहा जाता है। कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कोहलर का प्रयोग जो था वो सूझ एवं अंतर्दृष्टि, अनुकरण, अनुक्रिया, प्रयत्न एवं भूल, तो ये है आपका सूझ एवं अंतर्दृष्टि से संबंधित सिद्धांत है, जिसे समाकृतिका का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रभाव के नियम का प्रतिपादक कौन है? वुंट, स्किनर, थॉर्नडाइक और हल। तो हम जब जानते हैं कि सीखने के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया, जिसमें उन्होंने 3 प्राथमिक और 5 गौड़ नियम स्थापित किए, यानी 3 प्राइमरी और 5 सेकेंडरी रूल बताए थे। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर प्रेरणा 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो प्रेरणा तो बहुत प्रकार की, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अलग अर्थ में मतलब 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आंतरिक प्रेरणा, हर्जबर्ग का सिद्धांत भी है, आंतरिक प्रेरणा या, और इसे हम बाह्य प्रेरणा, एक तो ये हम इसका आधार बना सकते हैं विभाजन का, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। मनोवैज्ञानिक आंतरिक प्रेरणा को ही वास्तविक प्रेरणा मानते हैं। दूसरा एक और इसका विभाजन हो सकता है, यहाँ पर अगर प्रेरक शब्द लिखा होता तो 2 प्रकार के प्रेरक होते हैं, एक हमारे कैसे प्रेरक होते हैं, एक हमारे जैविक प्रेरक होते हैं, ठीक, जो हमें प्रेरित करते हैं, और एक हमारे सामाजिक प्रेरक होते हैं। एक ऐसी चीजें हैं जो हमें मोटिवेशन के लेक्चर में मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक। तो दोनों आधार अगर हम बनाते हैं कि दोनों चीजें अगर पूछी जाएगी तो सबको 2 ही भागों में, अगर हम प्रेरणा 2 भागों में बांटे तो भी आंतरिक और बाह्य प्रेरणा ही होगा, और अगर प्रेरक की बात करें तो भी 2 ही होंगे, जैविक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। इसलिए हमारा सवाल का जवाब 2 प्रकार की सही है। अगला फिर से क्वेश्चन मोटिवेशन का ही है,
कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया ही प्रेरणा है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मोटिवेशन की डेफिनेशन गुड, सिम्पसन, हेनरी और स्पीयरमैन। तो एक गुड महोदय की गुड सी डेफिनेशन है कि कार्य को आरंभ करना, शुरू किया, उसको जारी रखा और उसको रेगुलेट या नियमित रखने की प्रक्रिया ही मोटिवेशन है। ऐसा नहीं कि आज जाकर के 20 किताबें खरीद ला और रखें, तब से उसका उद्घाटन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विखंड सिद्धांत हम जानते हैं स्पीयरमैन का है। बुद्धि के 2 तत्व कौन कौन से हैं? GH, GS, RS, LS। तो हम जानते हैं सामान्य और विशिष्ट कारक, जिसे हम जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन पिछली बार भी ये पूछा गया था। स्पीयरमैन ने एक जनरल कारक या एक विशिष्ट कारक की बात कही, या एक जनरल कारक या कई विशिष्ट कारक की बात कही। तो आपका जवाब होगा, जैसे आपने ये एक फिगर भी बनाते हैं, ठीक, तो एक जनरल कारक है और कई विशिष्ट कारक होते हैं, S1, S2, S3 और S4। इसलिए हमारे पास क्या है, G और S 2 कारक होते हैं। किस विधि के माध्यम से स्मरण करने पर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होगा? पूर्ण विधि, सक्रिय विधि, मिश्रित विधि, अंतरयुक्त विधि। फिलहाल यहाँ पर इसको मैंने बता रखा है विकल्प, यहाँ पर इसको अंतरयुक्त विधि माना गया है और हम कह सकते हैं मिश्रित विधि भी मैंने पढ़ाई है। मिश्रित विधि भी आपको प्रयोग करके याद करना है, लेकिन यहाँ पर जवाब होगा अंतरयुक्त विधि। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह परिभाषा किसने दी है? तो मानसिक स्वास्थ्य के इसको कोहलर ने दी है, क्रो एंड क्रो ने दी है, लैडल ने दी है और गुड ने दी। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है यानी मत कहाँ रहो, वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता किसकी है? लैडल। क्यों लैडल की है? इसके लिए याद कैसे रहेगा, इसके लिए आप ये मानसिक स्वास्थ्य का वीडियो मैंने अपलोड किया, उसको ध्यान से देखिए और याद हो जाएंगे सारे डेफिनेशन। व्यक्तिगत विभिन्नता में वे संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जाता है। ये किसकी डेफिनेशन है? ट्रेवर की है। ड्रेवर है वैसे तो, स्किनर की है, क्रो एंड क्रो की है, टॉयलर की है। तो ये स्किनर की बहुत फेमस डेफिनेशन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत वे संपूर्ण व्यक्तित्व के वे सभी पहलू आ जाते हैं जिनका मापन किया जा सकता है। और आज के लेक्चर का लास्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने देखा है कि 2011 में ये गलत पूछा गया था। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? थॉर्नडाइक, वुंड, वेबर और पैवलॉव। तो हम जानते हैं मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित करने का श्रेय विलियम वुंड को जाता है और इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसे आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आज के 50 लेक्चर थे, 50 क्वेश्चन थे सॉरी, और कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 51 नंबर से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपका ये पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। एक आध बार देख लोगे तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से ये क्वेश्चन बैठ जाएगा और गलत आगे नहीं होगा अगर परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। नेट के जो साथी हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज आने वाली है ऐप पर, जल्दी ही सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से शुरू होंगी और कई सारे सब्जेक्ट भी शुरू होंगे। साथ में समाजशास्त्र के अपने बहुत अनुभवी साथी हैं, उनको हम साथ में लाने वाले हैं। हिस्ट्री के बहुत अनुभवी साथी हैं, उनको साथ में लाने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें एक साथ चैनल और एक प्रोफेशनल वे में स्टार्ट करने का प्रयास है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। जैसा भी सहयोग और सुझाव है बिल्कुल आप दीजिए। आपके अपने साथी के रूप में हम लोग आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। फिर मिलते हैं।